हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 होगा, अम्ल एवं क्षार व लवण। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, अम्ल क्षार व लवण। तो दोस्तों आज हम अम्ल क्षार व लवण से का जितना भी चैप्टर कवर होगा वो मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा और बाकी चैप्टर दोस्तों अगली वाली क्लास में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो दोस्तों क्लास आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, सभी वीडियो आप देखते रहिए, सभी वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अम्ल, यानी पहले अम्ल क्षार और लवण है तो अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी आप अम्ल, यानी मैंने नोट्स बना रखे हैं दोस्तों पहले ही, तो आप हेडिंग डालते रहिए और लिखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो दोस्तों जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल क्या होते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो स्वाद में खट्टे होंगे तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देंगे, यानी नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों क्लियर कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे दोस्तों HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये सारे किसके, ये सारे हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल के नाम हैं। मैं आने वाली क्लास में आपको इन सभी के नाम नोट करा दूँगा। तो HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH ये सब किसके उदाहरण हैं, अम्ल के। तो अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे करके आप HCl लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हो, CH3COOH हम लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है कि अम्ल के प्रकार, यानी एक तो होता है सांद्र अम्ल, यानी हम अम्ल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि अम्ल के कुछ प्रकार भी हैं। जैसे सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांद्र अम्ल क्या होंगे? जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको दिख रहा ना कि जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में होता है तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, वे तनु अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों एक तरह से इस तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास ये 2 बीकर हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये 2 बीकर हैं दोस्तों, एक तो बीकर ये है और एक दूसरा बीकर ये है। दोस्तों इसमें जो जल को हम क्या बोलते हैं, H2O, जल का प्रतिशत है 80% और जो हमारा अम्ल है यानी एसिड वो है हमारा 20%। सही है। इस तरह दोस्तों दूसरा, यानी इस हमारा H2 जो है दोस्तों वो तो हमारा 20% है और हमारा जो अम्ल है, सॉरी ये 20 करो दोस्तों, ये 20 तथा जो अम्ल है वो हमारा कितना, वो हमारा 80% है। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखवाया, अभी लिखवाया कि जो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो सांद्र कहलाता है। तो क्या होगा, ये होगा सांद्र अम्ल। क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। और मैं लिखा है जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा तनु अम्ल। तो ये क्या होगा, ये तनु अम्ल होगा। इस तरह से समझ लीजिए। ये दोस्तों इसमें हमने अम्ल भर रखा, अम्ल भी है और जल भी है। तो इस देखो यही डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। दोस्तों ये रहा सांद्र अम्ल। देखो अम्ल, जल तो 20% है लेकिन अम्ल कितना, 80% है, तो कौन सा अम्ल कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। दूसरी हेडिंग है कि तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में हो तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे जल तो अधिक मात्रा में लेकिन अम्ल क्या हो, कम मात्रा में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे तनु अम्ल कहते हैं। दोस्तों ये दोनों, आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर यानी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, कुछ होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कैसे, जैसे HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप नोट कर सकते हैं कि HCl को क्या बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो ये कैसे, ये हमारे सारे प्रबल अम्ल हैं। दोस्तों पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है।
तो हमारे HCl दोस्तों H2SO4 और हमारे HNO3 हमारे कैसे, ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद में बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो CH3COOH, C2H2O4 और C6C3H6O3 ये क्या हमारे, ये सारे हमारे दुर्बल अम्ल हैं। यानी CH3COOH यानी एसिडिक अम्ल, C2H2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल और C3H6O3 हमारा लैक्टिक अम्ल, ये किसके, ये हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अम्ल के बारे में, नहीं मैंने जो भी क्लास 10 में जितनी भी जानकारी लेता है पूछेगा आपसे एग्जामिनर, मैंने उतनी आपको दे दी। तो अम्ल क्या होते हैं, जो जल में जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सांद्र अम्ल क्या होंगे, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा, जल कम मात्रा में होगा, सांद्र अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद में तनु अम्ल पढ़ा। तनु अम्ल कौन से होंगे, तनु अम्ल वे होंगे जिसमें जल तो अधिक मात्रा में होगा लेकिन अम्ल क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे, तनु अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद में प्रबल अम्ल, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे हमारे कैसे, ये सारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद में दुर्बल अम्ल, जैसे CH3COOH, C2H2O4 और C3H6O3, ये सब हमारे कैसे, हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब दोस्तों देखते हैं जिसे हम बोलते हैं क्षार या क्षारक, इसके बारे में देखते हैं कि क्षार या क्षारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं जो क्षार होते हैं वो होते हैं हमारे स्वाद में कड़वे होंगे, तो क्या लिखेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों आप क्षार को भी ध्यान रखना कि क्षार क्या हो गए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हमारे अम्ल हैं, अम्ल स्वाद में क्या थे, खट्टे थे, लेकिन क्षार क्या होंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षार स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो नीले को लाल कर देते हैं। अगर दोस्तों अगर बात करें अम्ल, तो जो अम्ल होता है ना दोस्तों, अम्ल क्या करेगा, जो अम्ल है दोस्तों वो नीले को लाल करता है। तो अम्ल ध्यान रखना कि अम्ल नीले को लाल करता है। उसके बाद में पूछता है कि क्षार क्या होगा, इसका उल्टा, क्षार क्या करेंगे, लाल को नीला। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि अम्ल नीले को लाल और क्षार क्या होंगे, लाल को नीला कर देते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दे रखा ना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। दोस्तों क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे अम्ल है दोस्तों, अम्ल जल में क्या करेंगे, अम्ल जल में H+ आयन देंगे और क्षार जल में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना कि, यानी मैंने आपको ऊपर तो नोट करा दिया कि क्षार में कि जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब दोस्तों जैसे क्षार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे दोस्तों, जब हमारे पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो दोस्तों जब इसे हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ये किस में टूटेगा हमारा, एक तो Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे हमारा क्षार का उदाहरण है। जैसे मैंने बताया ना, जो जलीय विलयन में ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों जब इन्हें जल में घोलेंगे तो दो में टूट जाएंगे, तो Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। जैसे दोस्तों KOH है, दोस्तों KOH भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। दोस्तों KOH भी सेम टू सेम कैसा है, ऐसे दोस्तों K+ में टूटेगा और OH- में, तो KOH हो जाएगा। तो आपको दोनों पॉइंट समझ गए कि क्षार क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी स्वाद में तो कड़वे होंगे, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। मैंने बता दें कि जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको अम्ल और क्षार के बारे में यानी जानकारी हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों जैसे COH भी हमारा अम्ल का उदाहरण है। जैसे Ca+ में टूटेगा, OH- में टूट जाएगा। जैसे NH4OH, तो NH4+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो COH का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और NH4OH का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो दोस्तों आप साथ के साथ इनके नाम भी नोट करते चलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रबल क्षार। जिस तरह से हमने दुर्बल क्षार के बारे में दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के बारे में बात की थी, इसलिए इन क्षार के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे प्रबल क्षार होते हैं ना, NaOH, KOH और COH हमारे कैसे होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रबल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार की बात करेंगे तो NH4OH हमारा क्या होता है, ये हमारा दुर्बल क्षार होता है। तो दोस्तों प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी आप ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया ना अभी बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि निम्न में कौन प्रबल क्षार है, निम्न में कौन दुर्बल क्षार है। तो जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा प्रबल क्षार है। लेकिन NH4OH हमारा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षार है। तो दोस्तों हम इस क्षार के बारे में भी यानी ध्यान रखेंगे। उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों लवण। अगली हेडिंग है लवण, जो कि इंपॉर्टेंट है।
जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, और यही क्या कहलाएंगे, यही हमारे क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, और यही क्या कहलाएगा, हमारा लवण कहलाएंगे। जैसे लवण के उदाहरण जैसे NaCl। NaCl का मतलब दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम बोलते हैं नमक। जैसे जो नमक आप घर में खाते हो उसका नाम मतलब क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नमक। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, हमारे सारे लवण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप इन लवण के उदाहरणों को भी नोट कर लेंगे। NaCl, KCl, Na2SO4, NaNO3 ये सारे हमारे लवण के उदाहरण होने वाले हैं। उसके बारे में मैंने बताया कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की कुछ ऐसी बेसिक ये देखेंगे। जैसे अम्ल और क्षार मैंने बताया कि रिएक्शन देखेंगे दोस्तों, अम्ल और जब भी क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण और प्लस जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे अम्ल और जल का निर्माण होता है। कैसे दोस्तों, जैसे हम ले लें एक कोई सा भी लवण ले लो दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा अम्ल ले लो जो हम पढ़ गए हैं, जैसे हमारा HCl हमारा एक अम्ल है। उसके बाद में दोस्तों कोई सा भी क्षार ले लो, जैसे हम ना अभी एक परवल क्षार ले लेते हैं दोस्तों, परवल क्षार ही ले लेते हैं NaOH। दोस्तों कोई मसला नहीं है कि आप परवल क्षार लो या दुर्बल क्षार लो, नहीं, बस अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने चाहिए। जैसे दोस्तों HCl हमारा अम्ल है, HCl हमारा अम्ल है, और NaOH हमारा क्या है, क्षार। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या होगा NaCl। और दोस्तों OH यहाँ है और एक H यहाँ से है, तो 2 H हो जाएंगे। देखो एक H 2 H हो जाएंगे तो H2। और दोस्तों ऑक्सीजन खाली एक बचा तो क्या लिखेंगे, H2O। तो जल बना नहीं बना। तो मैंने क्या बताया, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और साथ में जल बनता है। दोस्तों एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा H2SO4 दोस्तों हमारा क्या है, हमारा एक अम्ल है। और दोस्तों इसमें ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, फिर दोबारा NaOH लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा, देखो यहाँ से Na जाएगा, ऐसे Na जाएगा, और दोस्तों ऐसे NaSO4 दोस्तों इसे बैलेंस करने के लिए यानी 2 लगा देंगे, Na2SO4 और प्लस दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा H2O। तो हमारा H2O क्या होता है, जल। अब दोस्तों बस इसे अभिक्रिया को बैलेंस करना है, हमारा क्या है, लवण और जल। तो दोस्तों हाइड्रोजन कितने, 2 तो यहाँ है और एक यहाँ है, 3 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने दे रखे दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन दे रखे हमारे 2। तो इसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा दोस्तों, यहाँ 2 और एक 3, यहाँ 3 दे रखे दोस्तों, यहाँ भी 2 लगा देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 2 और यहाँ 1 है, यहाँ यानी 2 और 1 3 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो देखो हाइड्रोजन 2 ये रे और 2 ये रे, 4 हाइड्रोजन 4। सोडियम देखो, सोडियम 2 ये रे, सोडियम 2 ये रे, सोडियम 2 ये रे। SO4 ये रहा, SO4 ये रहा। ऑक्सीजन दोस्तों 2 ये रे और ऑक्सीजन 2 ये रे। मैंने आपको अभिक्रियाओं को बैलेंस करना पिछले यानी जो पहला वाला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मैंने उसमें पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर आपको अभिक्रिया बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोस्तों वहाँ से जाकर उसे अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों तो बताइए कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण हमारा HNO3 क्या है दोस्तों, हमारा HNO3 हमारा है एक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया फिर हम NaOH के साथ कराएंगे। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी एक हमारा क्षार है। ये हमारा क्या है, अम्ल, और ये हमारा क्या है, क्षार। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा Na, यहाँ से Na आएगा और यहाँ से NO3 जाएगा, NaNO3 और प्लस में दोस्तों OH और एक H, तो क्या बनेगा H2O। तो मैंने बताया था कि जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। आप ये अभिक्रिया अपने पेपर में लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने लवण के उदाहरण में आपको कराया था। देखो NaNO3 हमारा एक लवण है, Na2SO4 भी हमारा लवण है, NaCl भी हमारा क्या है, हमारा एक लवण है, NaCl भी हमारा क्या है, एक लवण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यानी लवण के बारे में भी जानकारी होगी कि लवण क्या होते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों एक और मेन पॉइंट है सूचक क्या होते हैं, सूचक के बारे में देखेंगे। दोस्तों किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन से लिटमस पेपर होता है, हल्दी, लाल गोभी या मैथिल ऑरेंज, ये हमारे सूचक होते हैं। दोस्तों अब सूचक के बारे में कैसे पता करेंगे। दोस्तों अम्ल और क्षार, दोस्तों अगर सपोज करें मैं आपको दे दूं कि 2 बीकर है, उसी तरह से बीकर बनाएंगे दोस्तों जैसे हम बीकर पीछे बना गए थे। दोस्तों 2 बीकर हैं, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा।
अब एक में तो हमारा क्या दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों, एक में तो अम्ल भरा हुआ है और एक में क्षार। सपोज करें इसमें तो इसमें भी, इसमें एक में अम्ल है एक में क्षार है, लेकिन हमें नो नहीं पता कि अम्ल कौन से में है और क्षार कौन से में। दोस्तों मैंने लिख दिया कि अम्ल किस में है क्षार किस में, लेकिन इनमें दोनों में हमें पता नहीं कि किस में कौन सा द्रव भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे सूचक क्या लेंगे, सूचक लेंगे जैसे दोस्तों लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का मतलब मैंने बताया था कि अम्ल नीले को, जो मैंने भी बताया था कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को क्या कर देंगे, नीला। दोस्तों जैसे ये क्षार है, अगर हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो दोस्तों सपोज करो हमने लिटमस पेपर, इसमें लिटमस पेपर डाला लाल कलर का, लाल कलर का लिटमस पेपर डाला तो क्या होकर निकलेगा, जैसे हमने इसमें लाल डाला तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। क्या, लिटमस पेपर। जैसे हमने लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम अगर सपोज करो नीले लिटमस को अगर हम इसमें डाल लेंगे तो नीले लिटमस को क्या होगा, नीला लिटमस हमारा हो जाएगा लाल, नीला लिटमस क्या हो जाएगा हमारा लाल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्षार नहीं, जो सूचक क्या होते हैं किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया दोस्तों, एक होता है हल्दी। दोस्तों हल्दी का भी यही कार्य होता है कि वो भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में पता यानी बता देते हैं कि अम्ल है या क्षार है। उसके बाद में गोभी हो गया, लाल गोभी और दोस्तों मैथिल ऑरेंज, ये सभी हमारे क्या है, सूचक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सूचक के बारे में भी जानकारी होगी कि सूचक किसे कहते हैं। तो अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, लाल गोभी, मैथिल ऑरेंज, आप ये सभी अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि अगला है हमारे अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कह रहा, अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे तो दोस्तों यहाँ दे रखिए अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है। तो अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया, जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल की किससे, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। दोस्तों इस वाले पेज पर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आप पॉइंट डाल सकते हो कि अम्ल की क्या हो करेंगे, अम्ल की धातुओं से क्रिया, यानी आप धातु लिख सकते हैं, अम्ल की धातुओं से क्रिया। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके मैंने क्या बताया, अम्ल धातुओं से क्रिया, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो लवण क्या बनेगा दोस्तों हमारा, एक तो लवण बनेगा और साथ में लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस भी निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो दोस्तों कैसे, जैसे हम लेवे हमारा एक लवण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl हमारा एक अम्ल है, और एक धातु ले लेते हैं दोस्तों, कोई सी भी धातु जिससे भी आप खुश हो दोस्तों। हम ले लेते हैं एक जिंक, क्या लेंगे, जिंक। तो दोस्तों यहाँ से Zn और यहाँ से Cl क्या बनेगा, Zn और Cl2 बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकलेगी। दोस्तों अब इसे अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना है। तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो दोस्तों यहाँ 2 लगाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे हम। तो ये बताइए कि हाइड्रोजन दो, Cl2, Cl ये दोस्तों 2 दे रखिए, और जिंक एक यानी बैलेंस है। तो इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों, आप साथ के साथ में नाम भी लिखेंगे, जिंक क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम, जिंक क्लोराइड होता है। और साथ में क्या होता है, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस भी निकालता है। और दोस्तों यहाँ आप एक नोट करके लिखेंगे NOT नोट, हाइड्रोजन गैस दोस्तों हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस एक साउंड देता है, कौन सा साउंड देता है, पोप, POP, पोप साउंड, SOUND साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस कैसी निकलेगी, पॉप साउंड के साथ निकलती है। मैंने आपको बताया था कि जब पॉप साउंड ऐसा था दोस्तों, एकदम जैसे गुब्बारे फूटने की आवाज़ आती है, हल्की सी ऐसे दोस्तों, हल्की सी आवाज़ आती है उसमें, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है। दोस्तों पूछ लेता है कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ निकलती है, तो आप किस साउंड के साथ बताएंगे, पॉप साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। दोस्तों इसी तरह से एक और उदाहरण करेंगे, जैसे हम ले लें दोस्तों, उदाहरण ले लें एक और, यानी आपका दोस्तों HCl लेता है, आपका दूसरा अब ले ले, कोई भी ले लो, जैसे हम ले लें एक H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैं अभी आपको पढ़ा कर आया हूँ। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, फिर एक जिंक धातु से करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा
SO4, ZnSO4 का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोस्तों बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या होगा, Zn का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिंक, और जिसके पीछे SO4 जुड़ गया उसका मतलब क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट। ये तो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। इसे हम दूसरा नाम या करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा उसका निर्माण होगा। दोस्तों एक दो अभिक्रिया और लिख सकते हैं, जैसे हमारी एक पॉपुलर अभिक्रिया है, जैसे हम कर लेते हैं, क्या लेते हैं, हमारा HCl है। HCl हमारा क्या है, लवण, सॉरी अम्ल है, और एक धातु ले लेते हैं Na, यानी ये क्या है, ये हमारा अम्ल है और ये क्या हमारी धातु है। मैंने बताया कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनेगा। तो दोस्तों इससे Na निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा, NaCl, और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2। दोस्तों यहाँ Cl कितने, 2, यहाँ Cl 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो Cl भी 2 हो गया। अब दोस्तों सोडियम भी 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा देंगे, सोडियम भी 2 हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा नमक है जिसे हम बोलते हैं नमक, या इसका अन्य नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्षारों की धातुओं से अभिक्रिया, क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों क्षार का भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों दूसरे नंबर की हेडिंग डालेंगे क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके, यानी क्षार धातुओं से अभिक्रिया करेगा, उसके करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या, लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों लिखेंगे, जैसे हमने बताया कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन का मतलब H2 गैस बनाता है। तो क्षार हम कोई सा भी क्षार ले लें दोस्तों, जैसे हम एक क्षार पढ़ हैं NaOH, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे, इसकी अभिक्रिया करेंगे जिंक से। जिंक दोस्तों हमारा एक धातु है, तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा Na2 का मतलब सोडियम, और दोस्तों ZnO2 जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोस्तों आपको इस अभिक्रियाओं को ध्यान रखना है। दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। दोस्तों जैसे सोडियम कितने, 2, तो यहाँ भी सोडियम पे 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी दोस्तों 2 होगी और हाइड्रोजन भी 2 होगी। तो ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। दोस्तों जिंक कितना है, जिंक 1 है, तो जिंक इधर भी 1 है, अभिक्रिया हमारी बैलेंस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती है, और अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल के साथ में CO2 गैस, CO2 गैस का मतलब होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो हम हेडिंग नहीं दोस्तों ऐसे लिख लेंगे कि जब भी अम्ल के हमारे जब भी जो अम्ल होते हैं दोस्तों यहाँ लिख लेंगे कि अम्ल ऐसे लिखेंगे, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल अभिक्रिया करेंगे धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण के साथ में दोस्तों जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा अम्ल कौन से होंगे दोस्तों, कोई से भी अम्ल ले सकते हैं। जैसे हम अपना एक जो हमने अम्ल पढ़ते आ रहे हैं जैसे HCl ले लिया। अब धातु कार्बोनेट का मतलब है दोस्तों Na2CO3। तो दोस्तों ध्यान रखना जिसके पीछे भी CO3 लग जाता है उसे क्या बोलता है, कार्बोनेट। तो जब भी अम्ल
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा क्या बनेगा Na2। दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा है Na है, तो क्या बनेगा, यहाँ से हम Na ले सकते हैं और दोस्तों यहाँ से Cl ले सकते हैं, तो मतलब लवण बना। उसके बाद में क्या किया उसने, जल के दोस्तों एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम क्या बोल सकते हैं H2O, और साथ में क्या बन रहा है CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। दोस्तों जैसे अब अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, कोई नहीं दोस्तों। देखो पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन एक यहाँ है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 हमें लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों मैंने 2 यहाँ लगा दिया, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद में देखते हैं Cl दोस्तों, Cl 2 यहाँ है, Cl दोस्तों यहाँ 1 है, तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो Cl भी हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद में देखते हैं सोडियम, यहाँ कितने 2, और सोडियम इसके साथ में कनेक्ट हो गया, तो सोडियम भी 2 हो गए। इसके बाद में देखते हैं कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, तो एक तो ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहे CO2, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि NaCl हमारा क्या होता है, लवण। NaCl क्या होता है हमारा लवण, और H2O होता है हमारा जल, और CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनके सभी के नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल यहाँ मैंने यानी लिख रखा भी है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल के साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है। यानी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यानी इसमें 2 पूछा था कि अम्ल की धातु कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट तो मैंने लिख लिया कि धातु कार्बोनेट। एक पूछ रहा है कि वह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बीच में हम एक हाइड्रोजन रखे भी इसकी अभिक्रिया दिखाने की, इसके साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो दोस्तों अभिक्रिया देखते हैं अगले पेज पर। दोस्तों देखेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट यानी अम्ल की, पहले अम्ल लिखेंगे, अम्ल की धातु हाइड्रोजन, क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। क्या दोस्तों ध्यान रखना, लवण, और लवण के साथ में क्या, जल, और प्लस में CO2। क्या दोस्तों यहाँ लिख लेंगे CO2 का निर्माण करता है। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण करता है। कुछ नहीं दोस्तों, कोई सा भी एक लवण ले लेंगे, जैसे हमें अभी एक लवण पड़ गए हैं हमारा, अम्ल पड़ गए हैं HCl हमारा एक लवण है। उसके बाद में दोस्तों हम एक धातु का मतलब क्या होता है, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन के लिए H लगा लेंगे, और कार्बोनेट बोल रहा है तो CO3 लगा लेंगे। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने बताया जिसके पीछे CO3 जुड़ा रहेगा उसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण। ये दोस्तों हमारा लवण कैसे बनेगा, देखो Na से निकलेगा, Cl से निकलेगा, तो क्या बना हमारा लवण बन गया, NaCl बन गया। उसके बाद में जल के मतलब दो H लेने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा H2O, यानी जल भी बन गया। उसके बाद में CO2, तो दोस्तों C है और O2 भी हम ले लेंगे। अब दोस्तों बैलेंस करने का भी गिरा, देखो H कितना हमारा 1 और H 2, तो H दोस्तों यहाँ कितने रखे, H हमारे 2 रखे नहीं दोस्तों, हमारे H बैलेंस है, H के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद में देखते हैं Cl यहाँ कितना है, Cl हमारा यहाँ दे रखा 1, और दोस्तों और कहीं भी Cl नहीं दे रखा, लेकिन Cl हमारे यहाँ भी दे रखा 1, तो Cl भी हमारा बैलेंस है, तो दोस्तों हम Cl के साथ भी कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हमारा सोडियम कितने दे रखे दोस्तों, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, सोडियम भी हमारे दोस्तों बैलेंस है। इसके बाद में देखते हैं कार्बन हमारा 1 है, कार्बन 1 है दोस्तों बैलेंस है। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 1 यूरा और 2 यूरा, 3 ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, हम पिछले पेज पे हमने वैसे भी लिख चुके हैं, यहाँ भी लिख लेंगे कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे, कि लिखो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल व CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण करता है। अब दोस्तों आप एक नोट लिखेंगे, NOT नोट। दोस्तों अभी तो हमने अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी है, जिस तरह से हम हर किसी के साथ क्षार की अभिक्रिया पढ़ते आ रहे, तो क्षार की भी लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्षार की अभिक्रिया से पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे कि क्षार, लिखेंगे NOT नोट, मैंने लिख दिया कि क्षार धातु कार्बोनेट, यानी क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अब ध्यान रखेंगे कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों हमें क्षार की अभिक्रिया नहीं पढ़नी, नहीं करता है। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ भी लिख रखा होगा, हाँ लिख रखा दोस्तों, कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों आपको यानी अभिक्रिया वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यानी जो अभी हमारा क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, आधे घंटे की क्लास होगी, तो यानी क्लास बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम जो हमारी अगली अभिक्रिया है ना, अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रियाएं, वो हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। क्या करेंगे हम, जो अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रियाएं हैं, तो जो इसका अगला पार्ट आएगा मैं उस वाले पार्ट में, अभी वीडियो को दोस्तों 2 पार्ट में ले लेंगे, 2 या 3 पार्ट में, तो अगला वाला पार्ट आएगा तो मैं इसमें ये वाली अभिक्रिया भी पूरी करा दूँगा। तो दोस्तों बताइए कि आपको यानी अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रियाएं वाला चैप्टर कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।